Good morning student, myself Manoj Chotia. Welcome to again our new class. मैं मनोज चोटिया रघुनाथ विद्यालय से आप सबका जीव विज्ञान की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में अपन ने एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी के बारे में अध्ययन किया था और उसके जस्ट अगली अपनी इकाई है वो क्या है, आनुवांशिकी और जीनोमिक। आनुवांशिकी किसे कहते हैं? लक्षणों या गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन या संचरण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। याद रखना है, इसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी। लक्षण या गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन या संचरण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। देखिए, जो भी हमें मिला है, आंख, कान, नाक, ये जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से क्या है? लक्षण है। ठीक है, और ये लक्षण हमें मिले हैं अपने जनकों से। तो जनकों से लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण या गमन क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। और आनुवांशिकता का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, आनुवांशिकता का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। थोड़ा बहुत अपन ने क्लास के अंदर इस टॉपिक को लिया था, आज हम डिटेल से इसको पढ़ रहे हैं। आनुवांशिकी, आनुवांशिकता का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। और आप लोग जानते हो, 10th क्लास से आप पढ़ के आए हो कि आनुवांशिकी का जनक कौन है? तो आनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर हम बात करें आधुनिक आनुवांशिकी, तो आधुनिक आनुवांशिकी जो है उसका जनक जो है वो बेटसन है। ठीक है, विलियम बेटसन आधुनिक आनुवांशिकी के जनक है। और आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल को माना जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपन जीवन परिचय की बात करते हैं मेंडल की। इसके ऊपर भी प्रश्न आ सकता है, मेंडल का जीवन परिचय दीजिए। तो मेंडल का जन्म जो है वो 1822 में और मृत्यु जो है वो 1884 में हुई थी। और इनका जो जन्म है वो 22 जुलाई 1822 में मोरविया नामक गांव, जो कि अब चेकोस्लोवाकिया के अंतर्गत है, एक साधारण माली परिवार में हुआ था। मेंडल ने 1842 में दर्शन शास्त्र का 2 वर्ष तक अध्ययन किया और उसके बाद में वो एक पादरी के रूप में कार्य करने लग गए। ठीक है, जहां इन्हें ग्रेगर की उपाधि प्राप्त हुई। हम मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो जॉन मेंडल था और पादरी के रूप में कार्य करने पर इन्हें ग्रेगर की उपाधि प्राप्त हुई। उसके बाद मेंडल ने वियना में, यानी ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वहां 3 वर्षों तक वियना विश्वविद्यालय में गणित और प्राकृतिक विज्ञान का अध्यापन करवाया था। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेंडल जो है वो अध्यापक भी रह चुके हैं। और जब वो पादरी थे तो चर्च के बाहर जो उद्यान था उसी में उन्होंने कुछ अपने मटर के पौधे उगाए और उन पौधों के ऊपर लगभग 30,000 उन्होंने मटर के पौधे उगाए और उनके ऊपर अपने प्रयोग किए। और आपको ये प्रश्न यहाँ 1 नंबर का प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है कि जो मेंडल ने प्रयोग किए थे, अपने शोध किए थे, वो किस में कौन सी पत्रिका में छपे थे? तो एक शोध पत्रिका आती है, पादपों में संकरण के प्रयोग नाम से ये छपे थे। और हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट, ठीक है, नामक शीर्षक से ये प्रकाशित हुए थे। हालांकि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो एक जानी मानी पत्रिका नहीं थी, उसके अंदर ये प्रकाशित हुए थे। उसके बाद में 3 वैज्ञानिक थे, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन सेरेमक और ह्यूगो डी ब्रिज, हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज। 3 वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं। इसमें प्रश्न आता है कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की? कार्ल कोरेंस, वान सेरेमक और ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज उत्परिवर्तन के भी जन्मदाता है। ठीक है, तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्यों को पुनः खोजा। हालांकि उन्होंने जब लिटरेचर, साहित्य का अध्ययन किया पुराने,
तो उन्होंने इसका सम्मान मेंडल को ही दिया कि मेंडल ने ही ये खोज पहले कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में जो प्रश्न बनता है सबसे पहले कि अपने अध्ययन के लिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मेंडल ने क्या किया, मटर के पौधे का चयन किया, तो पहला ही प्रश्न बनता है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है। ठीक है, तो इसके 3-4 कारण हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि इसे सरलता से छोटे स्थान पर गमले में भी उगाया जा सकता है। दूसरी बात, इसका जीवन काल जो है वो अल्प होता है, अर्थात ये क्या है, 1 वर्षीय पादप है। अपन जानते हैं कि जो भी पादप अपना जीवन काल 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 12 महीने तक संपूर्ण कर लेता है उसको अपन क्या कहते हैं, 1 वर्षीय। जो 2 वर्षों में पूर्ण करता है द्विवर्षीय, और जो 2 से ज्यादा वर्ष लेता है वो बहुवर्षीय। तो मटर के पौधे का जीवन काल क्या था, छोटा था, 1 वर्षीय इसको अपन कह सकते हैं। और इसके अंदर द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। मटर के पौधे के अंदर पुष्प किस प्रकार के होते हैं, द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में स्वपरागण करो प्राकृतिक रूप से होता है और पर परागण करवाया जा सकता है। तो आप लोगों को ध्यान होगा, परागण किसे कहते हैं, पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया है। पराग कणों के पराग कोश से हमने प्रारंभ में पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, ये पराग कोश है, इसमें पराग कण बनते हैं और यहां से ये वर्तिकाग्र है और इस वर्तिकाग्र तक, पराग कणों के यहां से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया है वो परागण कहलाती है। और स्वपरागण तो अपन ने बात की थी, एक ही पौधे पर स्थित जितने भी पुष्प स्थित होते हैं उनमें अगर आपस में परागण की क्रिया होती है तो उसे स्वपरागण कहते हैं, और 2 अलग अलग पौधों के मध्य परागण की क्रिया होती है तो उसे पर परागण कहते हैं। तो मटर के पौधे के अंतर्गत क्या होता है, स्वपरागण पाया जाता है और पर परागण करवाया जा सकता है। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण कारक जिसके ऊपर अलग से भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि मटर के पौधे में अनेक विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं। विप्रियासी का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत। एक पौधा बोना है, एक पौधा लंबा है। ठीक है, तो इस प्रकार से विपरीत लक्षण, एक पौधे में बैंगनी रंग के पुष्प आते हैं, एक पौधे में सफेद रंग के पुष्प आते हैं। तो यहां प्रश्न क्या बनता है कि मटर के पौधे में कुल कितने विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मटर के पौधे में 34 प्रकार के विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब कारणों के कारण मेंडल ने क्या किया, मटर के पौधे का चयन किया। अब आता है मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। तो मेंडल की सफलता के कारण क्या थे कि उन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे उनकी गणितीय और सांख्यिकी गणना की थी। एक बार में एक ही प्रयोग पर ध्यान दिया और जितने भी इन्होंने प्रयोग किए उन सब का लिखित स्वरूप रखा था। और सबसे महत्वपूर्ण कारण मेंडल की सफलता में मेंडल के भाग्य ने भी उसका साथ दिया। कैसे, तो जो मैंने आपको अभी बताया कि मटर के पौधे में 34 विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं। इन 34 में से मेंडल ने जिन लक्षणों का अध्ययन किया था उनमें पुनर्योजन या लिंकेज सहलग्नता नहीं पाई गई। ठीक है, हालांकि मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए थे उस समय तक सहलग्नता की खोज नहीं हुई थी। सहलग्नता क्या है इसी चैप्टर में आगे अपन पढ़ेंगे। अभी आपको परिभाषा बता देता हूं। 2 लक्षणों या 2 जीनों की एक साथ वंशागति, सहलग्न, लग्न का मतलब साथ में, सह का लग्न का मतलब जुड़ा हुआ, सह का मतलब साथ में, तो सहलग्नता उपस्थित नहीं थी। ठीक है, अब प्रश्न बनता है मेंडल ने कौन से लक्षणों का अध्ययन किया। तो मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया। कौन कौन से थे वो भी आपको याद रखना है। सबसे पहला, पादप की ऊंचाई। अब ऊंचाई के 2 विप्रियासी विशेष क्या हो गए, एक लंबा पौधा और एक बोना पौधा। दूसरा क्या है, पुष्प की स्थिति। ये 7 लक्षण आपको याद रखने हैं, पुष्प की स्थिति। तीसरा है पुष्प का रंग। अब पुष्प पादप की ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो क्या हो गया अपने पास, 2 विप्रियासी लक्षण, लंबा और दूसरा हो गया बोना।
पुष्प की स्थिति की अगर अपन बात करें तो पुष्प की स्थिति क्या होगी? कक्षस्थ, कक्षस्थ और शीर्षस्थ। अब कक्षस्थ और शीर्षस्थ देख लीजिए। कक्षस्थ का मतलब पार्श्व भाग में, यहां अगर पुष्प का निर्माण हो रहा है तो उसे कहेंगे कक्षस्थ, और शीर्ष भाग पर यहां अगर पुष्प का निर्माण हो रहा है तो उसको कहेंगे शीर्षस्थ। और आप लोगों को पता है जब शीर्षस्थ भाग पर पुष्प का निर्माण हो जाता है, पुष्प क्या है? पादप का जननिक भाग है, तो जननिक वृद्धि जब प्रारंभ हो जाती है तो कायिक वृद्धि जो है वो रुक जाती है। हालांकि मटर के पौधे में दोनों स्थिति पाई जाती है, कक्षस्थ स्थिति में भी पुष्प पाए जाते हैं और शीर्षस्थ स्थिति में भी पुष्प पाए जाते हैं। तो पुष्प की स्थिति, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं पुष्प का रंग। तो पुष्प का रंग क्या है? एक पौधे में हो सकता है बैंगनी रंग के पुष्प आ रहे हो और एक पौधे में सफेद रंग के पुष्प आ रहे हो, तो दोनों विपरीत। उसके बाद में फली का आकार, फली का आकार, तो आप लोगों को पता है मटर की फली अपन बाजार से लाते हैं, एक तो क्या है फूली हुई और एक आध उसमें से क्या निकलती है? पिचकी हुई। तो ये भी दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के विपरीतार्थक लक्षण हो गए। फिर पांचवा है फली का रंग। फली का रंग आप लोगों को पता है फली का रंग किस प्रकार का होता है? हरा, और दूसरा किस प्रकार का हो सकता है? इसके विपरीतार्थक पीला। ये फली का रंग हो गया, फली का आकार हो गया। फिर बीज का आकार, बीज का आकार, तो बीज का आकार आप लोगों को पता है किस प्रकार का होता है? एक तो होता है गोल और दूसरा झुर्रीदार। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? विपर्यासी लक्षण हो गए। फिर बीज पत्र का रंग, सातवां क्या है? बीज पत्र का रंग, बीज पत्र का रंग। बीज पत्र आप लोगों को पता है किसे कहते हैं? आपको मैंने बताया हुआ है, फिर पुनः याद दिला देता हूं। बीज से निकलने वाली प्रथम पर्ण, बीज से निकलने वाली प्रथम पर्ण को क्या कहते हैं? बीज पत्र। तो बीज पत्र का रंग कैसा होगा? हरा, और दूसरा क्या हो सकता है? पीला। अब देखिए यहां मैंने लिखा है पुष्प का रंग। आपकी पुस्तक में पुष्प के रंग के जगह क्या लिखा हुआ है? बीज कवच का रंग। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, बीज कवच का रंग। ये 7 लक्षण मेंडल ने जो है अध्ययन किए थे। ठीक है, अब इन 7 लक्षणों के देखिए 2-2 लक्षण लिखे पढ़ने कि पादप की ऊंचाई लंबा भी हो सकता है और बोना भी हो सकता है। तो ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत लक्षण है। इन 7 लक्षणों के आधार पर मेंडल ने अपनी पुस्तक के हिसाब से 2 प्रयोग किए और 3 नियम दिए। पाठ का नाम क्या अपना? मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। तो 3 तो नियम दिए और 2 प्रयोग किए। 2 प्रयोग कौन कौन से थे? एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। और 3 नियम कौन कौन से आप लोगों को पता है? प्रभाविता का नियम, विसंयोजन या युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 3 नियम दिए और 2 क्या किए? प्रयोग किए। अब देखिए हमने पहले पढ़ा मटर के पौधे के लक्षण कि या मटर के पौधे का चयन ही मेंडल ने क्यों किया। तो उसमें से एक लक्षण था कि मटर के पौधे में स्वपरागण पाया जाता है और परपरागण करवाया जा सकता है। स्वपरागण पाया जाता है और परपरागण करवाया जा सकता है। तो यहां परपरागण किस प्रकार से करवाएंगे तो इसको थोड़ा सा आप समझिए। जैसे मान लीजिए मटर का पौधा अपन ने पहले बात की कि किस प्रकार का पौधा है? द्विलिंगी पौधा है। ठीक है, द्विलिंगी पौधा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों प्रकार के जननांग जो है वो मटर के पौधे में उपस्थित है। और आप लोगों को पता है ये वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? मादा जननांग। इसको कहते हैं स्त्रीकेसर, और स्त्रीकेसर ही क्या है? जायांग है। और ये पुंकेसर, और पुंकेसर की संख्या यहाँ 4 है, चारों को मिलाकर क्या कहते हैं? पुमंग। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, या मेंडल ने क्या किया था? स्वपरागण प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, परपरागण करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पुंकेसर है इन पुंकेसरों को कैंची की सहायता से काट देंगे, अलग कर देंगे, और यह क्रिया क्या कहलाती है? विमपुंसन। तो अलग से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, विमपुंसन किसे कहते हैं? द्विलिंगी
पुष्पों में से नर जननांग या पुंकेसरों को हटाना क्या कहलाता है? विंपुंसन। द्विलिंगी पुष्पों में से नर जननांग को हटाना क्या कहलाता है? विंपुंसन। अब हटा तो हमने दिया, लेकिन हो सकता है इसी पादप पर स्थित दूसरे पुष्पों से परागकण आके गिर जाए, या जो परागकण के एजेंट है, हवा है, कीट है, इनके द्वारा इसी पौधे पर स्थित दूसरे पुष्पों के परागकणों को इसके ऊपर डाला जा सकता है। तो यहां क्या करेंगे? विंपुंसन की क्रिया करने के पश्चात इस मादा जननांग के चारों ओर पॉलीथीन बांध देते हैं। इस पॉलीथीन बांधने को क्या कहते हैं? बोराकरण। बोराकरण या इसी को क्या कहते हैं? थैलीकरण। तो ये भी एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि बोराकरण या थैलीकरण किसे कहते हैं? विंपुंसन की क्रिया को करने के पश्चात जब मादा जननांग को किसी पॉलीथीन के द्वारा ढक दिया जाता है ताकि उसके ऊपर अपने आप या प्राकृतिक रूप से कोई परागकण आकर न गिरे, यह क्रिया क्या कहलाती है? बोराकरण या थैलीकरण। और इसके पश्चात एक क्रिया और होती है जिसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि उसको कहते हैं टैगिंग। टैगिंग किसे कहते हैं? जिस प्रकार से आप लोग आई कार्ड डाल के आते हो, उसी प्रकार जिस पौधे के अंदर विंपुंसन की क्रिया की गई है, ठीक है, और बोराकरण की क्रिया की गई है, तो उसके ऊपर एक टैग लगा देते हैं कि इतने तारीख को इसमें विंपुंसन की क्रिया की गई थी, इतने तारीख को बोराकरण की क्रिया की गई थी, और इतने तारीख को इसमें परागण की क्रिया करवाई जाएगी। ये सारी सूचनाएं जिसके ऊपर निहित रहती है और वो एक पट्टी का पौधे के ऊपर लटका देते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? टैगिंग। तो ये तीनों क्रियाएं आप लोग ध्यान में रखेंगे, इनके बारे में एक एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। विंपुंसन किसे कहते हैं, थैलीकरण किसे कहते हैं और टैगिंग किसे कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।